बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ तो खैर सही है कि कल मेरी कामत साहब से बात हो रही थी। पूरा इंटरव्यू देखिएगा आप 12:57 पर, क्योंकि एक बहुत ही विजनरी इंसान है वो। और उनसे बातचीत हुई तो कल मतलब वो जो बात उन्होंने कही कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री का नियर टर्म में पीक हो चुका है, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उनकी खासियत ही ज़रूरत से ज़्यादा सच बता देते हैं, है ना। नहीं, वो नॉन लिस्टेड है शायद, इसीलिए भी अनलिस्टेड एंटिटी है जो भी है, हाँ, एकदम सामने रख देते हैं जब जब सर दर्द होता है तो। और वो मतलब हमेशा उन्होंने, जब भी लोगों ने उनको जो भी वैल्यूएशन दी, हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं इतनी नहीं है, हाँ, उससे कम करिए। हाँ, बाकी लोग उल्टा बोलते हैं ना कि नहीं, हमको तो इतना वैल्यू करिए। एक साहब है वो तो कहते हैं हमारा स्टॉक 20,000 का होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडेस्ट रखने में बिलीव करते हैं। खैर एनीवे, उस पर भी हम बात करेंगे। वो अनलिस्टेड है तो उसके लिए थोड़ी देर में बात करेंगे उस पर। आज के क्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। और एक चीज़ मैं कहूँ आपको, एक सेंस बन रही है मुझे कि वो जो ट्रम्प टेंट्रम की हम लगातार बात कर रहे थे, अब हम उसके एंड के करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो इम्पैक्ट है, देखिए अब ट्रंप साहब को समझ में आ गया है कि वो जो सब टैरिफ वगैरह थे ना, सबसे ज़्यादा उन्हीं की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत काफ़ी प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन है। हर कोई अब ये मानने लगा है कि ट्रंप अब इस टैरिफ पर लेकर नरम पड़ेंगे। हम थोड़ी देर में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि इनकी दरिया दिली है, एकदम से कुछ दिल पसीज गया, ये लगा कि अरे थोड़ा सा बाकियों को भी हम हेल्प करते हैं। ये सच का सामना है, इसको मैं कहता हूँ सच का सामना। हमने उस दिन टेबल दिखाई थी कि कैसे देखिए क्या हुआ, इनको खुद को अपनी गलती का लग रहा है कि एहसास हो गया कि ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा है और दूसरे को नुकसान कर रहा है। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा आपको नुकसान कर रहा है। और ये बेसिकली अपनी एक क्लियर कट एक जैसे कहते हैं मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है ना जब। और ट्रंप साहब ने एक बात कही थी, मैं मार्केट नहीं देखता हूँ। इसका मतलब बहुत क्लियर है, वो मार्केट देखते हैं। और जो भी कोई इंसान ये कहता है मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, डेली बेसिस मार्केट नहीं देखता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। वो मार्केट देखता ये है। अपन उस दिन भी बात करी थी जब ऐसा हुआ था। उसके बाद से वो बार बार अब धीरे धीरे नरम पड़ते ही चले जा रहे हैं। मार्केट ने ऐसा एहसास दिलाया उनको, उन्होंने कहा ठीक है आप मार्केट नहीं देखते हैं तो ठीक है, हम बता देंगे आपको, देखना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, और मार्केट सब देखते हैं, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिजनेसमैन। और टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उनके खुद के दोस्तों पर पड़ा। हमने वो आपको टेबल दिखाई थी ना, वो सबसे ज़्यादा वेल्थ किसकी डिस्ट्रॉय हुई थी, एलन मस्क की, उसकी वजह से। इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं क्यों इस पॉइंट को शुरू में अपफ्रंट रेस करना चाह रहा था, इसका पॉइंट ये है कि अब बाजार जो है ना, वो वापस डोमेस्टिक फंडामेंटल्स पर फोकस कर सकता है। ये जो एक था, एक इरिटेंट था, आएगा, इसका इम्पैक्ट बीच बीच में आता रहेगा। आज कॉपर वगैरह की बात हो रही है, वो सब वो आता रहेगा, लेकिन अब मार्केट वापस थोड़ा फंडामेंटल पर फोकस कर सकता है। हाँ, ठीक है। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब के फ्रेश बयान। इस पे अपन लोग कल सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ नरम पड़ने के इंडिकेशन से दिए थे, पर तब लग रहा था ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अब फिर से इस तरह के इंडिकेशन और थोड़ा सा और क्लियर कट इंडिकेशन आ रहे हैं। इस पे हॉर्माज से अभी थोड़ी देर में ग्लोबल संकेतों पे जब उतरेंगे तो क्या कहा एक्चुअली, उसे डिटेल में डिकोड कर लेंगे। लेकिन पहले कल का वो थोड़ा सा तो ऐसा लगा, दिन इंटरनेट में तो एटलीस्ट मंदड़ी हावी हुए थे। ऐसे में कुछ ट्रेंड तो नहीं बदला ना? देखिए, मैं जो ट्रेंड बदलने की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो ट्रंप टैरिफ की वजह से जो गिरावट आई थी, अब वो पूरी रिकवर हो गई। उसके बाद अब ओवरऑल बड़ा ट्रेंड क्या है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए जरा मुझे, और उसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे कि कल जो हमारा कल का हाई था, ये देखिए आशीष, ये लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, ये कल का हाई वहाँ एक 6 महीने का चार्ट है। 6 महीने का चार्ट है। ये फरवरी के करीब हम यहीं से गिरे थे, एग्जैक्ट यहाँ से हम कोलैप्स हुए थे 23,800 से। 23,800 से 22,000 की जो गिरावट आई थी, वो हमारी गिरावट तो 26,000 से आ रही थी। 23,800 से जो 22,000 की गिरावट आई थी, ये आई थी ट्रंप फैक्टर की वजह से। ये टैरिफ का नॉइज फरवरी से शुरू हुआ था। फरवरी से टैरिफ का नॉइज शुरू हुआ था। 23,800 से 22,000 की गिरावट उसके चलते आई थी। लेकिन हम तो उसके पहले से गिर रहे थे, हम तो 26,000 से गिर रहे थे। अभी भी अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि अभी भी चार्ट थोड़ा सा बेरिश है। हम गिरने शुरू हुए थे 26,200 से। हम 26,000 से जो 23,800 तक गिर रहे थे, 26,000 से 23,800, तब तो कोई ट्रंप फैक्टर नहीं था।
तो ट्रम्प फैक्टर था, अब तो ट्रम्प से उम्मीदें जाग रही थी, बल्कि उम्मीदें थी बल्कि। तो 26,000 से 23,800 जो हम गिरे थे, वो हम क्यों गिरे थे? क्योंकि हमारी अर्निंग्स खराब थी, हमारे यहाँ FIs बेच रहे थे, हमारा डॉलर रुपी पूरी तरीके से खराब हो चुका था, वो हमारे अपने कारण थे, हम उसकी वजह से गिरे थे। अब हम वापस 23,800 पर आ गए, मतलब हमने वो जो 22,000 से, जो 23,800 से 22,000 की गिरावट थी, वो हमने पूरी की पूरी रिकवर कर ली। वो जो ट्रम्प फैक्टर वाली थी, वो पूरी रिकवर कर ली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डोमेस्टिक क्यूज बदलेंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट शुरू में गिरी थी। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 23,800 से गिरे तो एग्जैक्ट 23,800 पे आके रुकेंगे। कई बार हो सकता है 23,400 पे रुक जाए, कई बार हो सकता है 24,200 पे रुक जाए। ये मार्केट में एकदम अगर सब कुछ इस तरीके से बैठेगा तो फिर तो फिक्स इनकम जैसी मार्केट हो गई ना। मार्केट का काम ही है कि थोड़ा सा ओवरशूट करना दोनों साइड पर। इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब आपको मिलेगा अप्रैल के अर्निंग सीजन से। और अप्रैल का भी अर्निंग सीजन क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, मई में मिलेगा। और मई में ना मार्केट कई बार आपको साल का टॉप या साल का बॉटम बना के देता है, तो उस हिसाब से मई बहुत इंपॉर्टेंट महीना होगा। लेकिन अभी भी हमारा काम क्या है? हम रोज़ ब रोज़ एक डेली एक रिस्क रिवॉर्ड को वे करते हैं और उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी बाजार को शायद हो सकता है और 2 दिन शॉर्ट कवरिंग का साथ मिल जाए, क्योंकि अभी भी सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट हैं और इन शॉर्ट्स को भी एक डिसाइड करना होगा कि वो अपनी पोजीशंस फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करें या कवर करें। अगर कवर करेंगे तो अगले 2 दिन में और फिर बड़ी रैली आएगी। और अप्रैल सीरीज़ में मेरा ये मानना है कि बाजार एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करेगा। और एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अप्रैल सीरीज़ जो है वो सीधा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को छुट्टी है। तो इसके लिए तो मंगलवार को 1 अप्रैल से फूल्स डे के दिन हम शुरुआत करेंगे। और अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, अर्निंग्स और FI फ्लोज। अब 3 दिन से हमने FI फ्लोज देखे हैं पॉजिटिव साइड पर, लेकिन ये मोमेंटम फ्लोज हैं और ये एक्सपायरी के करीब के फ्लोज हैं। अप्रैल में क्लियर होगा कि ये जो फ्लोज हैं ये हमारी मार्केट में अभी भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका सिग्नल आपको बाजार देगा, तो बाजार के सिग्नल का हम वेट करेंगे। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली थी ना, वो आपको एक्सपायरी तक मिलेगी। एक्सपायरी के बाद शॉर्ट कवरिंग वाला मूव खत्म हो जाएगा। शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट करने एक्सपायरी तक कवर कर लेगा, उसके बाद सिर्फ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बचेगा। फिलहाल के लिए मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का है अभी के लिए। वो टेक्सचर कब बदलेगा? जब तक वो ट्रेंड ना बदले तब तक वो टेक्सचर वही रहेगा और तब तक आपको उस ट्रेंड में बने रहना है। 23,601 के नीचे हम बंद हुए तो वो बाय ऑन डिप्स की जो अप्रोच थी वो खत्म हो जाएगी। यहाँ से 23,601 ज़्यादा दूर है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा पैसा चाहे अपसाइड हो डाउनसाइड हो, वो ट्रेंड में बने रहने से बनता है। जिन्होंने 3 दिन पहले प्रॉफिट बुक किया होगा वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में आपको 700 पॉइंट मिले, और मैं हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो क्लोजिंग पॉइंट ले रहा हूँ। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट। जो हमने बात की थी कल, हमने 52,000 के टारगेट की बात की थी आशिक की, एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा तो 52,000 का रास्ता खुल जाएगा। कल का हाई 52,000 के ऊपर था, ठीक है। तो मतलब उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंड में अगर आप बने रहे तो बड़ा पैसा बना बेसिकली। नहीं, बिल्कुल सही। अपन ने जो रेजिस्टेंस की बात करी थी, इवन निफ्टी पे R2 की जो बात करी थी, वहीं पे आके समीकरण ठंडे पड़े थे। खैर, आऊंगा जब डिटेल में निफ्टी बैंक की अपन स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। उससे पहले 2 चीजें जान लेते हैं, ग्लोबल मूड कैसा है और अपना सेटअप कैसा है इस पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन में कल निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 50-55 पॉइंट इन ग्रीन, 1/4% गैप के साथ शायद हम शुरुआत कर रहे होंगे। दरअसल मूड अच्छा है और धीरे धीरे मूड और सुधर रहा है। सुबह 7 बजे जब आपको ग्लोबल समीकरण दिखाए थे, जब हॉर्मस से चर्चा करी थी, तब उस समय चाइना पेरिफेरल मार्केट लाल में, तब तो वो भी ग्रीन में आ गए। तो एशिया सारा लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। अपने लिए फ्यूचर सारे समीकरण मिला दूं तो तब और अब की पहली प्लेट सारी तस्वीर बता देगी कि कुछ गेन्स ही आपको डाइजेस्ट करने हैं, एटलीस्ट इक्विटीज के लिहाज से। और वही शायद एशिया, वही शायद गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है। और एशिया के समीकरण सुधर इसीलिए भी रहे होंगे क्योंकि इस बीच आ गया एक ट्रम्प साहब का इंटरेस्टिंग सा बयान, जो अभी कुछ देर पहले टिकर टीम ने फ्लैश भी कर दिया था आपके लिए। अब हॉर्मस से समझ लिया जाए भाई क्या बोल दिए, कहां बोल दिए डिटेल में, और उसके बाद मूड माहौल दरअसल है कैसा। हॉर्मस, गुड मॉर्निंग। तब से आपके बीच में तो एक नए बयान आ गए, कहां बोले वो, लाइट में थे क्या? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और वो तो उनका जहाँ मन होता है वो बोल देते, वो तो फाइल फुटेज थी। और वो हर शाम रिपोर्टर्स के साथ प्रेस वार्ता करते भी है, शायद वहाँ उन्होंने हर शाम करते और वहाँ उन्होंने ये कहा कि कॉपर पे जो इंपोर्ट टैरिफ है वो शायद कुछ हफ्तों में लागू हो जाए। मगर 2 अप्रैल की बात उन्होंने कही कि मैं थोड़ी सी रियायत बरत सकता हूँ,
मैं जितना हमारे देश पर टैरिफ लगाए जाते हैं उतने ही मैं दूसरे देशों पर भी लगाऊंगा। और मेक्सिको और कनाडा को लेकर उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस करी है, हमने जो शर्तें रखी थी उनको मानने में, तो शायद वहाँ पर भी थोड़ी सी रियायत हमें 2 अप्रैल को सुनने मिल सकती है। मगर यूएस बाजार जो है वो अभी भी इसी होप ट्रेड पे ही चल रहा था, इसीलिए शायद थोड़े से समीकरण सुधरे हैं। कल भी अगर आप देखें तो इतना खराब डेटा आने के बाद भी बाजार गिरे नहीं, वॉलेटिलिटी थी, थोड़ी सी सीमित दायरे में कामकाज था, मगर गिरे नहीं। और बाजार जो है अभी भी वहाँ पे स्ट्रीट व्यू भी थोड़ा सा डिवाइडेड ही है, क्योंकि HSBC ने 2 हफ्ते पहले उन्हें डाउनग्रेड करके न्यूट्रल करा था, कल उन्होंने उसे डाउनग्रेड करके सेल कर दिया यूएस स्टॉक्स को। और JP मॉर्गन कह रहा है कि जो सेल ऑन रैली वाला टेम्पलेट चल रहा था उन्हें आप अभी रोकिए और अभी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढिए। तो अभी थोड़ा सा डिवीजन है। मैं खराब डेटा की बात कर रहा था, वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है। हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर भी रहे थे, अनुज ने भी कहा था कि आप कंज्यूमर्स के साथ पंगा नहीं ले सकते। और ये भी 4 साल के सबसे निचले स्तरों पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया है, अनुमान से कमज़ोर था। और जो आगे के 6 महीने के अनुमान थे वो भी जो है 65.2 का जो आंकड़ा आया है वो 12 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। 80 का एक लेवल होता है जो रिसेशन के संकेत देता है, ये तो 65 का आंकड़ा आया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। CNBC नेटवर्क ने जो है एक CFO सर्वे करा था यूएस में, जहां पर 60% CFOs ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में यूएस में मंदी आ सकती है, और 90% CFOs ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसीज़ को लेकर जो फ्लॉप चल रहा है, 95% CFOs, माफ़ कीजिएगा, उसमें जो है उनके कामकाज पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और उस वजह से जो है महंगाई और कंज्यूमर डिमांड उनके लिए आगे चल के सबसे बड़े रिस्क है। उनसे ये पूछा गया था कि कौन सा सेक्टर आगे चल के अच्छा कर सकता है, उसमें लगभग सभी ने CFOs ने यही जवाब दिया है, आई डोंट नो। ये ऑप्शन दिया गया था उनको और उन्होंने वही जवाब दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच में एक सीज़फायर है, थोड़ा सा सीमित सीज़फायर आया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मगर रूस ने ये शर्तें रखी है कि आप जो है हमारे एग्रीकल्चरल कंपनीज, बैंक्स, उन पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें हटाइए, फिर हम इस युद्ध विराम को समर्थन देंगे। यूक्रेन ने तो कह दिया है कि हम युद्ध विराम को समर्थन करने वाले हैं, और इस वजह से जो है तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है। रूस के जो है तेल एक्सपोर्ट्स 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो अगर रूस पे जो सैंक्शंस हटे तो वो शायद ईरान और वेनेजुएला पे जो दबाव आ रहा है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाए उस वजह से। आज जो है क्रूड इन्वेंट्रीज का डेटा भी आना है, तो उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर होप ट्रेड पर ही टिका हुआ है, तो सारी नज़रें यूएस की तो 2 अप्रैल पर ही है। देखते हैं भाई, यूएस यूक्रेन स्क्रीन्स पे तो पुतिन साहब के आज 25 साल हो गए बतौर प्रेसिडेंट रशिया के। CFO सर्वे इंटरेस्टिंग है नेटवर्क का। सेकेंड हाफ में यूएस मंदी में जा सकता है। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर डिमांड सबसे बड़े चैलेंजेस, बहुत अनसर्टिनिटी। इसी तरह के सर्वों को लेकर ही शायद ट्रम्प साहब नरम पड़ रहे होंगे, और ऑब्वियस है पढ़ना भी चाहिए, उनके लिए सरदर्द नहीं तो बहुत बढ़ेगा। तो ग्लोबल हैंडओवर के समीकरण आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल टैरिफ्स रिलेटेड अपडेट्स कि हम उतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितना पहला ट्रम्प साहब के बयान आ रहे थे। यहां की कहानी हो गई। अब अपने ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ा जाए। ट्रम्प साहब का रोकड़ा लेकर तो खैर गोरे लौट के आ रहे हैं, डॉलर तो यहां ले आ रहे हैं, पर अदरवाइज सेटअप दिख कैसा रहा है? हाँ, और देखिए डॉलर जब तक आ रहे हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, बस आना चाहिए डॉलर। अच्छा, कल अगर आप डॉलर रुपये देखें ना, वो अपने आप में एक बयां कर रहा है कि अब वो एक हमारे लिए एक जो सरदर्द था ना वो कुछ हद तक खत्म हुआ है। जब डॉलर्स आएंगे तो फिर रुपये में अपने आप सपोर्ट आएगा। अच्छा, बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो जो कई लोग कहते थे ना कि हमें FI फ्लो नहीं चाहिए, FI फ्लो नहीं आया, डॉलर 90 तक, हाँ, रुपये 90 तक पहुंच गया। देखिए, आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन भारत जैसा एक देश जो डेवलपिंग कंट्री है, कैपिटल हंग्री कंट्री है, इसको FII, FPI, FDI की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और ये बात हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए कि हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं पहले भी एक बार बोली थी मैंने कि ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट उनके फ्लोज पे डिपेंडेंट कम हो, लेकिन ये नहीं बोलना है हमें कि बस हम उनके बिना काम चला सकते हैं। 6 महीने में रियलाइज़ हो गया हमको, ठीक है ना, हमको पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसा वेलकम है, और हमें उनके लिए अगर भले ही थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देना पड़े तो देना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। इवेंचुअली ये जो पैसा आता है, बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है, ये इवेंचुअली हमको ही तो फ़ायदा देता है ना भाई। अगर FDI आए भारत में या FPI आए, चलो FPI का आप एक बार फिर भी समझ सकते हैं कि वो आते हैं अपना पैसा बना के लेके जाने के, लेकिन उससे अगर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल सुधरता है तो वो आपके लिए भी पॉजिटिव है ना।
तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, हमें एफआई के फ्लोज की ज़रूरत है, कभी हमको ये नहीं बोलना चाहिए। चलिए खैर सेटअप पर आते हैं। एफआईज ने कल 5,300 करोड़ की बाइंग की, सामने डीआईज ने बेच दिया थोड़ा सा 2,700 करोड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट मैचिंग का एक जरिया है। और अब आप देखिए एफआई का वो जो बार्स हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन होने वाले हैं, बस आई थिंक 2 दिन की और बात है, उसके बाद जो एक माइनस रह गया था वो भी उससे निकल जाएगा। और अच्छे नंबर हैं, 3,000 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। आई थिंक आज और कल थोड़े से आर्बिट्राज फंड्स का जो मूव आएगा वो भी शायद आपको पॉजिटिव साइड पर ही फ्लोज दिखाएगा। पोजीशनिंग देखिए अब आप एफआईआईस की, हम ऑलमोस्ट धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी नहीं है लेकिन एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है हम न्यूट्रल हो जाएंगे। चेंजेस देखिए, कल भी एफआईआईस ने 1,600 लॉन्ग ऐड करे हैं, 3,200 शॉर्ट काटे हैं सिस्टम में से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 920 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1,800 करोड़ की बाइंग हुई है। और जैसा कि पिछले 3-4 दिन से ट्रेंड है, निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग हुई है। निफ्टी क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट्स शायद निफ्टी में थे, तो 1,100 करोड़ की निफ्टी में बाइंग हुई है। निफ्टी बैंक में कल थोड़ी सी सेलिंग हुई है, वो टेबल आएगी। इनफैक्ट 2 दिन से अब निफ्टी बैंक में सेलिंग हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग है। 1,610 लॉन्ग ऐड हुए, जैसा मैंने कहा, 3,282 शॉर्ट कटे, और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब धीरे धीरे हम और एकदम ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए एकदम मर्ज हो रहा है वो जो पिछला बॉटम था उसके साथ। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखें 33%, मतलब अभी भी समझिए आप, हर लॉन्ग के पीछे 2 शॉर्ट हैं, अभी भी 1/3 पर हैं हम। 33% मतलब 1/3, अभी भी हम 1/3 ही लॉन्ग है। 66% से ज़्यादा अभी भी शॉर्ट हैं सिस्टम में, 90,000 नेट शॉर्ट है। लेकिन फिर भी 7 सेशंस में एफआईआईस ने ऑलमोस्ट 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करें। अभी भी 90,000 शॉर्ट हैं, लेकिन 93,000 कवर हो चुके हैं। 16 दिसंबर के बाद सबसे कम नेट शॉर्ट, और 18 दिसंबर के बाद सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट का रेशो। कल इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ परसों के मूव के बाद, 0.5%, 13.63 पर। पुटकॉल रेशो कल काफ़ी गिरा, 1.04 पर आ गया, ये एक अच्छी चीज़ है वर्सेस 1.22। मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन पुटकॉल रेशो गिर गया, थोड़ा सा स्कोप बन गया आपके लिए। बैन में ना कोई एंट्री हुई, ना बैन में कोई एग्जिट हुई, सिर्फ एक स्टॉक है जो बैन में बचा हुआ है, वो है इंडसइंड बैंक। तो एग्जिट कोई नहीं हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी से पहले। तो सेटअप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। सेटअप अच्छा है, ट्रम्प साहब के बयान इंकरेजिंग है, एशिया पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, सुबह का फ्रेश तड़का है वो। ऐसे में अपना आज का निफ्टी का अप्रोच, गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी खैर 1/4% सुबह से इंडिकेशन दे रहा है, उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। अपने कल जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था वहां तक पहुंचे, वही जोन्स थे 23,800 से 23,900 के बीच के, जहां पर आके इवेंचुअली वो मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। पर अपन अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं, क्योंकि अपन प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर रहे हैं और इस राइड को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में बदलते समीकरणों के बीच में निफ्टी 50 की रणनीति, जो पेनल्टीमेट सेशन सामने खड़ा है। बिल्कुल, देखिए कल भी मेरा व्यू ये था कि पोजिशनली आप एक दिन और देके देखें इसको, क्योंकि कल भी स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, किया। बने रहे हैं आप 23,600 के अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली कल 23,601 था, तो राउंड नंबर कर दिया मैंने 23,600। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, गैप अप हो रहा है 23,700 से 23,800 ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से, और उसके बाद 23,850 से 23,900 जो कल का हाई था, वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा अगर मार्केट गिरा तो? पहले 23,650 से 23,700, कल का क्लोज और आज जो हम ओपन होंगे, बेसिकली फ्लैट जोन जो होता है, कल भी फ्लैट जोन से रिकवरी आई थी, वो एक इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 23,600 का, कल उससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ अब, क्योंकि अब हम बड़े प्रॉफिट पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना। अब तक लालच चल रहा था, अब इसके आगे थोड़ा सा अगर ये टूट गया लो तो फिर मार्केट का वर्डिक्ट होगा, फिर हम क्यों उसके अगेंस्ट जाएं। बाइंग का जोन होगा 23,650 से 23,700, अगर आपको मिल जाए किसी भी कारण से, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दें 23,600 का। सपोज करिए आपने 23,700 से 23,650 के बीच में एवरेज किया, 23,675 के करीब 75 पॉइंट का आपका स्टॉप होगा, और अगर ये ट्रेड चली तो आपको 150-200 पॉइंट दे देगी, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ठीक है। आज मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा एक, सिर्फ क्योंकि कल का मार्केट ब्रेथ खराब था, एक शॉर्ट ट्रेड पोटेंशियल शॉर्ट ट्रेड की भी बात करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कंडीशनल है। अगर, और बहुत बड़ा अगर है, अगर 23,800 से 850 पर निफ्टी फेल हुआ, जैसे कि कल हुआ था, अगर वहां पर हम फेल हुए तो 23,900 के स्टॉप के साथ फिर आप सिर्फ इंट्राडे में बेचें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वो, ये स्ट्रिक्टली कंडीशनल है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे है, कि अगर 23,800 से 850 फेल हुआ, और वो फेल होना चाहिए, वहाँ पे जाके मार्केट में रेड बार बनना चाहिए, तब
तब आप सेल करें 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और सिर्फ एक क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट मार्केट में कभी भी इस तरीके के मूव आ सकते हैं जो लोग पकड़ना चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज जो बड़ा ट्रेंड है वो अब तक बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, लेकिन हाँ देखते हैं ओपनिंग के बाद किस तरह का बिहेवियर होता है। गाइड करने के लिए स्क्रीन पे होंगे, बने रहिएगा हम लोग के साथ। निफ्टी बैंक, जैसे निफ्टी ने कल की चाल में अपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करा था, लाइकवाइज अपने स्टॉप लॉस को निफ्टी बैंक ने भी रिस्पेक्ट करा था। 51 मेरे ख्याल से 200 की सुबह अपन चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल क्या अप्रोच रखें अब इसमें? बिल्कुल, और इसमें भी अब आपको स्टॉप लॉस बैंक अपने आप दे दिया 51,400 का हल्का लो। 51,400 पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आइए। हमने 48,100 पे एक 48,200 मान लीजिए चलिए वहाँ से लॉन्ग की शुरुआत की थी। आपने 52,000 पे बुक नहीं भी किया तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको 51,400 पर भी बुक करना पड़े तो भी 3,000 पॉइंट मिले होंगे बैंक निफ्टी में, है ना। और 51,400 टूटा तो लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करके फिर स्टेप असाइड, उसके बाद बस हो गया, 3,000 पॉइंट मिल गए, काफ़ी है। हाँ, बैंक निफ्टी ने हमारा जो अपर टारगेट था 52,000 उसको कल हिट किया। इसके ऊपर अगर आप निकले बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई का भी जोन खुल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो अब एग्जिस्टिंग पोजीशन आपकी तो कैरी करें, 52,000 कल का हाई क्रॉस हो तो और ऐड कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो क्रीम ट्रेड थी ना वो निकल चुकी है बैंक निफ्टी में। वो एक जो 4-5 दिन में 3,000 पॉइंट मिल गए आपको, वो निकल चुकी है। अब आपको मार्केट थोड़े से जैसे कहते हैं ना छोटे मोटे ट्रेड देगा, बड़ा ट्रेड अब दोबारा 52,000 के ऊपर मिलेगा आपको। अब सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और देखें ये कहाँ तक जाता है। लॉजिकली ये बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री का मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी करीब है और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अब आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जाएगा। तो अब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को संभालने में ध्यान रखें बेसिकली। बढ़िया है। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पे आती हुई, प्रोड्यूसर साहब ने सब लिख भी दिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में हमारे टॉप कॉल्स की चर्चा करेंगे।